आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है और वही गुफ्तगू है जो रोज़ाना होती है कि आज क्या हुआ पाकिस्तान में आइन, कानून, इंसाफ, मेरिट और गुड गवर्नेंस के साथ। सियासी पार्टियों की आनियाँ जानियाँ, इस्टेब्लिशमेंट, तालिबान, शिद्दत पसंदी और पड़ोस के अतराफ़ में क्या हो रहा है, सारा वही मौजूआत हैं। मैं आपको मौजूआत गिनवा देता हूँ। एक तो जो पाकिस्तान में शोर पड़ा हुआ है कि पाकिस्तानियों ने इसराइल का दौरा किया। मैंने आपको पहले भी उस पर ख़बर दी थी, आज जो नई खबर है वो भी दे दूंगा मैं आपको। फिर तालिबान से मुआहिदा जो TTP से होने जा रहा है वो कहाँ तक पहुँचा और उसके क्या इम्कानात हैं, दुनिया क्या कह रही है उसके बारे में और हम क्या समझ रहे हैं। फिर वही महंगाई है, खान साहब के इस्तीफ़ों की कहानी है और सबसे अहम शहबाज शरीफ के दौरे तुर्की पर हम गुफ्तगू करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पर खड़ा है। और फिर न्यूयॉर्क में एक यौम मुस्लिम लीग नून USA की एक यौम तकबीर के हवाले से एक तकरीब हुई जिसमें बहुत अहम वाक़यात पेश आए, हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। हम शुरू करते हैं दौरे इसराइल से। जनाब बताया जा रहा था कि जी कुछ पाकिस्तानी जो है हुकूमत की मर्ज़ी से इसराइल गए हैं और इसराइल के सदर ने उसकी तस्दीक भी कर दी। पहले मैंने बताया था कि अमेरिकन पाकिस्तानी डॉक्टर्स का एक डेलीगेशन गया था जो उससे पहले भी जा चुका था। 2018 में मेरे ख्याल में 250 के करीब डॉक्टर गए थे कि जॉर्डन गए थे, टर्की गए थे और फिर इसराइल गए थे, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस वगैरह हैं, दूसरे मुक़ामात मुक़द्दसा हैं। मगर पता चला कि जी वाशिंगटन से एक अनीला अली खातून है जो पाकिस्तान का पासपोर्ट भी नहीं रखती, प्योर अमेरिकन है, बॉर्न रेज ग्रो और सिंधी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। जो अहम बात है, उनके साथ एक पाकिस्तानी यहूदी जो जो पाकिस्तान में हुआ, अब अमेरिका में रहते हैं और ऐसे कई यहूदी हैं। मुझे पहली बार पाकिस्तानी यहूदी से मुलाकात और इंटरेक्शन का मौका जब जनरल मुशर्रफ सदर थे और जूइश कांग्रेस ने उन्हें बुलाया था तो वहाँ हुआ था फर्स्ट टाइम। तो वो थे। और एक समी खान है। समी खान जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये कोहाट से ताल्लुक़ रखते हैं और मैंने फैमिली वाइज जानता हूँ, मगर मैं तस्दीक अभी नहीं कर रहा क्योंकि उनकी सोशल एक्टिविटीज़ को जानते हुए मैं समझता हूँ। मेरी उनसे बरसों से बात नहीं हुई, ये मेरे बचपन से मेरे उनके ताल्लुकात हैं और ये एक टैक्सी का कारोबार करते हैं अगर मैं सही समझ रहा हूँ। और एक वो PTV का मुलाजिम जिसको निकाल दिया गया। देखें जनाब, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा खातून क्या कहती हैं। मेरे नज़दीक उनके जाने की, उनके विज़िट की कोई हैसियत यूँ नहीं है कि मैं पर्सनल लेवल पर दर्जनों पाकिस्तानियों को जानता हूँ जो इसराइल घूमने फिरने गए हैं, बैतुल मुक़द्दस देखने गए हैं और ऐसी तफरीह के साथ फैमिलीज़ के साथ गए हैं। तो इसे पाकिस्तान से जोड़ना, फिर वो खातून सुना कहती हैं वॉइस ऑफ अमेरिका में कि जी मुझे तो इमरान खान ने कहा था कि ये यहूदी जो है जिसका पाकिस्तान के पासपोर्ट के खाने में लिखा जाए कि ये पाकिस्तानी बॉर्न है और इसको साथ रखा जाए, और ये दौरा उनके दौर में तय हो गया था। मैं इन बातों पर कहीं गुफ्तगू नहीं करना चाहता, इनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। और आप जब आबदा हुसैन सफ़ीर हुआ करती थी मुस्लिम लीग नून के दौर में, उस वक्त भी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोगों ने इसराइल का विज़िट किया था और ये दूने खाना डिप्लोमेसी एक तवील अरसे से है। मैं उस गुफ्तगू में भी नहीं जाना चाहता कि जूइश कांग्रेस के सदर जो मेरे अंग्रेज़ी के अखबार में कॉलम लिखा करते थे, जिन्होंने मुशर्रफ को बुलाया, वो मुशर्रफ से अपने ताल्लुकात, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से अपने ताल्लुकात और बहुत सारी गुफ्तगू उन्होंने मुझसे की है, मगर वो यहाँ मौका नहीं है कि मैं उससे शेयर करूँ। अब दूसरी अहम बात है कि तालिबान TTP जिन्होंने कल दोबारा गैर मुइना मुद्दत के लिए फायरबंदी का ऐलान कर दिया है, उससे पहले 30 मई तक थी, और कहते हैं जी मुज़ाकरात में 60% उनके मुतालबात मान लिए गए। मगर इस मौके पे यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट भी जारी की है कि TTP जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उससे पाकिस्तान की सलामती को असल ख़तरा है, जो उसके कानून को नहीं मानती, आइन को नहीं मानती और हथियार नहीं रखना चाहती। अगर आपको याद हो कि पहले
इस टीटीपी से में जो इंतहा पसंद थे उन्हें हथियार माफ़ी का ऐलान किया गया था, मगर उन्होंने इनकार कर दिया था। अब जो उनके मुतालबात हैं वो बड़े दिलचस्प हैं कि वो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानेंगे, वो कानून को नहीं मानेंगे, और जो शुमाली इलाका जात हैं जो 2/3 अक्सरियत के ज़रिए 25वीं तरमीम के ज़रिए KPK में तरमीम करके KPK में शामिल किए गए, उन्हें फिर दोबारा अलग करने का मुतालबा करते हैं। उन इलाकों में जो फ़ौजी छावनियाँ बनी हैं, जो आवाम के मुतालबे पर बनी हिफाजत के लिए कि वो फ़ौज वापस भेजी जाए, यानी छावनियाँ ख़त्म की जाएँ, जो पॉसिबल नहीं है। और फिर साथ में जिन्होंने 1 लाख लोग हमारे मारे, वो कहते हैं जो उनका जानी माली नुकसान हुआ उसका भी तावान दिया जाए, और उनके जितने भी लोग हैं उन्हें रिहा कर दिया जाए। तो तजिया निगार कहते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर ये मुआहदा कहीं हो भी गया तो फिर टूट जाएगा। और यही नज़र भी आता है कि वो अव्वल तो अपनी बात पर कायम नहीं रहते। अब तारीख उठा कर देख लीजिए कि मुल्ला नेक मोहम्मद से लेके मुल्ला फजलुल्लाह से लेके अब तक कितनी बार उनसे ताल्लुकात कायम हो चुके हैं, सुलह सफाइयाँ हो चुकी हैं, फिर वो कर जाते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी नाकामी हमारी इस्टेब्लिशमेंट की हुई है कि 20 साल ये बताया जाता रहा, बल्कि पीछे तक जाइए कि अफगानिस्तान पे अगर हमारी मर्ज़ी की हुकूमत आ जाए तो हमारा ये बॉर्डर भी सिक्योर हो जाएगा, बहुत से मसाइल भी हल हो जाएंगे, हमारा बजट भी कुछ कम हो जाएगा, तरक्की खुशहाली भी हम खर्च कर सकेंगे। मगर मसाइल बढ़ गए तालिबान के आने से, जिन्हें दुनिया भी तस्लीम नहीं करती। हम पर उनकी ये भी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें दुनिया से तस्लीम करवाएं, मगर वो TTP को कंट्रोल करने के बजाय, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के बजाय या उन्हें चुप कराने के बजाय सालिस बने हुए हैं, और हुकूमत पाकिस्तान पर दबाव है कि जी आप इनसे सुलह करें। सबका एजेंडा एक है कि इस पूरे खत्ते को मजहबी इंतहा पसंदी के ताबे किया जाए। अब आते हैं जी जो असम्बली में इस्तीफ़े हैं 130 PTI के। अगर आप लोगों को याद हो, वेरी इन द बिगिनिंग इन प्रोग्रामों में बता दिया गया था कि ये इस्तीफ़े ड्रामेबाजी हैं। PTI पहले भी पिछली हुकूमत में भी ये करती रही है, और चंद महीनों बाद वापस आ जाती है, दबाव बढ़ाती है। जैसे देखें, कानूनी तौर पर, आइनी तौर पे जो हर जगह से साफ वाज़े सामने आ चुका है कि जब तक हाथ से रिटर्न से लिखा हुआ ईच एवरी सिंगल रुकने असम्बली का इस्तीफ़ा नहीं होगा, वो मंजूर नहीं होगा, वो सामने पेश होगा। इसमें 90s का हवाला दिया जाता है जब गौहर अयूब स्पीकर थे और MKM के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ और वो गिरफ्तार हो गए उनके MNA, और उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था। तो उन्होंने कहा था कि जब तक वो मेरे सामने पेश नहीं होंगे मैं उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं करूँगा। फिर आखिरी नवाज शरीफ की हुकूमत में जो एज ए अपोजिशन PTI ने इस्तीफ़े दिए, वो वापस हुए चंद माह के बाद। उसकी भी वजह यही थी कि जनाब वो इज्तिमाई इस्तीफ़े थे, उठ गए कह के, और लिख कर एक पर्चे पे भेज दिया, वो नहीं हुए। तो अब भी अब हुकूमत ने ऐलान किया है कि स्पीकर ने ऐलान किया है कि 6 मार्च से लोग पेश होंगे। रोज़ाना वो 30 अरकान असम्बली से मिलेंगे, और 10 मार्च तक की डेट है, 10 जून तक की डेट है। 6 जून से 10 जून तक के जो लोग पेश हो जाएंगे उनके इस्तीफ़े अगर वो कहेंगे तो मंजूर हो जाएंगे, और जो इनकार कर देंगे, अब इसमें कहा यह जाता है कि खान साहब ने अपने तमाम अरकान असम्बली को कह दिया कि कोई पेश नहीं होगा। तो इसका मतलब निकाला जाता है कि इसका मतलब है खान साहब इस्तीफ़े देना नहीं चाहते और वो दबाव में रखना चाहते हैं असम्बली को। मगर हुकूमत ने भी अपनी चालाकियाँ खेलने शुरू कर दी हैं कि जैसे शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी, जिन्होंने असम्बली में खड़े होकर कहा कि हम इस्तीफ़ा देते हैं, इस तरह के कोई 40 इस्तीफ़े वो मंजूर कर लेंगे जो मुख्तलिफ टाइमिंग में हैं, और या जो आकर कह देंगे, जो आकर नहीं कहेंगे उनके इस्तीफ़े मंजूर नहीं होंगे। असल बात यह कि 40 इस्तीफ़े जो है ना वो मंजूर करने की हुकूमत ने जो तैयारी की हुई है, ताकि ये इस्तीफ़े मंजूर और उन जगहों के, उन अरकान असम्बली के जहाँ पर मुस्लिम लीग या उनके इत्तेहादी जीत सकते हैं, कि वहाँ के अरकान के असम्बली इस्तीफ़े जो है ना पहले मंजूर किए जाएंगे, ताकि इलेक्शन जीत कर ब्लैकमेलिंग भी ख़त्म हो कि अभी असम्बली के बारे में ये कि 1 वोट पर खड़ी है, 2 वोट पर खड़ी है, और फिर सदर अलवी के ख़िलाफ़ 2/3 अक्सरियत दिखा के मुआवजा भी किया जा सके और उन्हें फारिग किया जा सके। तो अब खान साहब इसमें जीतते हैं, वापस आते हैं। मेरा ख्याल तो ये है कि खान साहब वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये जो इलेक्शन रिफॉर्म है जो एक तरफा तौर पर हो रही हैं, और अगर ये इसी तरह एक तरफा तौर पर होती रहीं तो वो इलेक्शन शफाफ तो क्या,
तस्लीम भी नहीं किया जाएगा, मुतनाज़ा ही रहेगा और ऐन मुमकिन है कि कुछ बाइकआउट भी हो जाएं। तो खान साहब को तो वापस आना होगा, एस्टेब्लिशमेंट भी यही चाहती। फिर खान साहब का जो लॉन्ग मार्च के हवाले से दरख्वास्त गई है सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब सुप्रीम कोर्ट हमें इजाज़त दे कि जमहूरियत का ये हक़ है कि वो इस्लामाबाद में लोग आएँ और अपना पुरअमन एहतजाज करें। उसकी हेयरिंग आज बड़ी दिलचस्प थी। उसमें सवालात पूछे गए हैं कि पहले क्या जो लोग आए क्या वो पुरअमन थे। उसमें 6 सवालात पूछे गए हैं कि क्या रेड जोन किसी ने क्रॉस किया, क्या किसी ने कोई हंगामा आराई की, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। अच्छा, खान साहब अदालत पे तो रोज़ दबाव डालते हैं कि अदालत हुकूमत पे भी नज़र रखे, हुकूमत FIA पे भी नज़र रखे और शहबाज शरीफ पे भी नज़र रखे कि इन चोरों को, मुजरिमों को। खान साहब अब मुलजिम तो कहते ही नहीं हैं, जो लोग ज़मानतों पर हैं वो तो अब डायरेक्ट साफ मुजरिम कहते हैं। और ये कहते हैं कि ये दुनिया की पहली असम्बली है कि जिसमें हुकूमत में और असम्बली में सब मुजरिम बैठे हुए हैं। खान साहब को ये भी नहीं पता कि उनके पड़ोस में हिंदुस्तान में इतनी पुरानी जमहूरियत है, हर सूबाई असम्बली में 30 to 40% लोग ज़मानतों पे हैं। और जो लोकसभा है जिसमें मुझे नहीं है नंबर पूरा याद है, 400 समथिंग है, वहाँ 211 अरकान असम्बली जो हैं वो ज़मानतों पे हैं। और ज़मानतें भी कितने, कत्ल, अगवा, ज़्यादती, जिनसी ज़्यादती, डकैती और पता नहीं क्या क्या, 200 अरकान असम्बली है। बहरहाल तो दिलचस्प तमाशा लगा हुआ है। खान साहब को अदालतों से अपोजिशन, हुकूमत, अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ तो फौरी फैसले चाहिए, उन पर नज़र रखने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट चाहिए और मुख्तलिफ। मगर फॉरेन फंडिंग केस में खान साहब की पार्टी कल फिर भाग गई इलेक्शन कमीशन से, जहां उन्होंने फिर कबूल किया उनके वकील मंसूर खान ने कि हाँ जनाब कुछ ऐसे अकाउंट हैं जो PTI को पता नहीं थे, जिनमें खुद बुर्द हुई और वो अकाउंट इनफरादी तौर पर खोले गए। वो खोले कौन लोग हैं जिन्होंने ये अकाउंट खोले? वो कौन है? असद कैसर, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, साबिक गवर्नर KP के, इस तरह के लोगों ने ये अकाउंट खोले। उनसे खान साहब ने ये नहीं पूछा कि ये पैसे कहाँ से आए, ये अकाउंट खोले कैसे गए, फिर निकले तो पैसे कहाँ गए। अच्छा, खान साहब की एक टैक्टिस है, हर मुकदमे को इल्तवा में डाले जाओ, लिम्बो करते जाओ, खिला में लटका दो कि यही मंसूर खान जो मुकदमा लड़ रहे हैं खान साहब का फॉरेन फंडिंग का, ये पिछली 2 पेशियों पे उन्होंने कहा कि जी 3 दिन दे दें, मैं दलाइल समेट लूँगा। फिर जब 3 दिन गुजर गए तो पता चला कि वो स्विट्ज़रलैंड चले गए। फिर वापस आए तो कहा कि नहीं जनाब, अब तो सारी जो पार्टियां, सियासी पार्टियां, उन सब का केस एक साथ मिला के सुना जाए। अब कल इलेक्शन कमिश्नर आखिर तंग आके कहा कि आप आखिर बता सकते हैं कि आप कब तक ये इस्तदलाल अपना ख़त्म करेंगे, क्योंकि अब शुबा हो रहा है कि इस केस को लटकाया जा रहा है, सबको नज़र आ रहा है लटकाया जा रहा है। खान साहब मानने को तैयार नहीं है और खान साहब को वही चोरियाँ पकड़ी जा चुकी हैं। मगर खान साहब को एक बात पता है कि यह अहमक तरीन कौम है, इसे सामने वाले को मुसलसल चोर 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 बताते रहो और अपनी चोरी छुपाते रहो। और उनके चाहने वाले ये सोचने को भी तैयार नहीं है कि ये सब एक जैसे लोग हैं, स्टेटस को का हिस्सा है। इनके झूठ, इनके फ्रॉड, इनकी धोखेबाजी, आइन शिकनी और लाकानूनियत सब एक जैसा है। इनमें से कोई एक आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप पर। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अब विक्टर हो, अल्बर्ट हो, या कोई चौधरी साहब हो, या कोई मियाँ साहब हो, एक आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। महंगाई बढ़ रही है, बढ़ती रहेगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि आपने सुना होगा कि हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म टर्की के दौरे पर हैं और उन्होंने वहाँ जो बिजनेस काउंसिल से खिताब किया, वो जिन लोगों ने सुना है वो गौर करें। आधी से ज़्यादा तकरीर में तो टर्की के एहसानात, जैसे एक भिखारी अपने आका की तारीफ़ें करता है ना, गिनवाए जाते रहे कि हमें कब कब टर्की ने हेल्प आउट किया। हम सारी दुनिया में जाके यही करते हैं तारीफ़ में, और हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे सदूर, हमारे डेलीगेशन, कि हम पे आपके कितने बड़े बड़े एहसानात हैं, क्योंकि एक ही सबक याद किया आपने। अच्छा, टर्की जहाँ ये सरमायाकारी ढूंढने गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया तो मुखालफत में पागल हुआ है, खान साहब दिखाने पे लगा हुआ है, और जो हिमायती मीडिया है जो थोड़ा कहीं समझदार भी है,
हुकूमत का जो मीडिया है समझदार भी है, वो ऐसी बातें पब्लिक को आने नहीं देगा सामने जिससे हुकूमत को खदशा हो और नुकसान पहुंच जाए और सच सामने आ जाए और आवाम की आंखें खुल जाएं। टर्की जिसकी मईशत बर्बाद हो चुकी है उर्दुगान साहब की पॉलिसियों की वजह से, कि उन्होंने भी सोसाइटी को जमहूरियत के नाम पर आकर सीज कर दिया है। वो टर्की जो प्रॉस्पेक्ट था, जो ग्रो कर रहा था, उसकी इकॉनमी का हाल यह है कि आपके यहाँ इन्फ्लेशन रेट 13 से 14, 15 बताया जाता है ना, वहाँ 61% है इस वक्त। मतलब आप तसव्वुर करें उस तबाही का। और उनकी करेंसी एक साल में डॉलर के मुकाबले में मुकम्मल आधी हो चुकी है और वहाँ लोग वहशत का शिकार हैं। आपका प्राइम मिनिस्टर वहाँ सरमायाकारी ढूंढने गया है, वहाँ सरमायाकारी ढूंढने गया है जो खुद परेशान है। वो पाकिस्तान से हो सकता है कोई मदद चाहते हों और 2-4 मिलियन इनको शायद देना पड़ जाए कि हमारे पास हुजूर तो यही हैं जो हम मांग के लेकर आए हैं। मगर वहाँ क्यों गए कि वही फौरी तौर पे बुला सकते थे और इन्होंने कौम को तासुर देना था कि देखें मैं सरमायाकारी लेने गया था और मैं सरमायाकारी ला रहा हूँ। प्रोपेगेंडा करना है, झूठ पे खड़ी हुई इमारत है ना, क्योंकि एक दूसरे के मुकाबले में झूठ बोलने का मुकाबला हो रहा है। तो मीडिया, अच्छा मीडिया का हाल मैं आपको एक बहुत मामूली वाक़े से आपको बताता हूँ कि ये मीडिया है क्या। न्यूयॉर्क में यौम तकबीर मनाया मुस्लिम लीग नून ने। ये मेरे दोस्त हैं सारे, रोहिल डार जो यूएसए मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, मेरे बिल्कुल भाइयों जैसे हैं। उन्होंने एक यौम तकबीर मनाया। अभी वहाँ कोई गिन कर मैंने को 5 लोगों से तस्दीक की, 60 लोग थे। कितने? 60 लोग। अच्छा, वहाँ पर पीटीआई के कुछ लोग भी नज़र आए जो मैंने वीडियो देखे, जो इस मुस्लिम लीग को गालियाँ देते रहे, शोर मचाते रहे और मुजाहरों में शरीक होते रहे। उन्हें स्टेज पे बुलाया गया। मगर दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग की तरफ से इमरान खान के दौरे हुकूमत में 3.5 साल मुस्लिम लीग नून का अलम यहाँ लिए खड़े रहे, सोशल मीडिया पे हर जगह नज़र आते रहे, राजा रज़ाक और अब्दुल खालिक अवान, उन दोनों में से किसी को नहीं बुलाया गया और मुसलसल नहीं बुलाया जाता। अच्छा, ये आपस की इनकी लड़ाइयाँ हैं कि शिकागो से लेकर न्यूयॉर्क तक जो आज मुस्लिम लीग में बहुत सारे जो पीटीआई में लोग नज़र आते हैं वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे। मगर इनकी ज़ाती लड़ाइयों की वजह से, क्योंकि जमहूरियत तो कोई चीज़ ही नहीं है, दोस्तियों की बुनियाद पर लोग आते हैं, दुश्मनियों की बुनियाद पर निकल जाते हैं, कोई जमहूरी बहस तो होती नहीं है, तो उनको नहीं बुलाया जाता और कभी नहीं बुलाया जाता। क़यादत भी नाकाम हो चुकी है। मगर पीटीआई में जो लोग थे उन्हें स्टेज पर चढ़ाकर तकरीरें भी करवाई गईं और फिर खबर छपी पाकिस्तान में कि 100 लोग थे। और ये मैं उस मीडिया में नाम नहीं लेना चाहता जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एंटी एस्टेब्लिश मीडिया है, जो पाकिस्तान में तब्दीली चाहता है, समाज को ओपन करना चाहता है। ये वो मीडिया है जो इजहार राय का और शहरी आज़ादियों का सबसे बड़ा अमीन है। ये वो मीडिया है। 60 लोगों को 100 दिखाया गया, गिन के 60-62 लोग थे और फिर बताया गया कि उन 60 में से 65 ने जो है ना मुस्लिम लीग नून, बिल्कुल ऐसे लिखा गया है जैसे इस्लाम कबूल कर लिया कि मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। जबकि 25 लोग जो मैंने वीडियो देखे हैं उसमें मुस्लिम लीग नून के बैठे हैं 60 में से। जो 35 थे जिसमें कुछ न्यूट्रल लोग भी हैं जो तफरीह लेने के लिए जो हर जगह मौजूद होते हैं, मगर 65 मुस्लिम लीग नून से दिखाया कि जिन्हें 65 लोग जो है तहरीक इंसाफ से मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। अब मैं इसी मीडिया का एक वाक़या और सुनाता हूँ और मुस्लिम लीग यूएसए के सदर रोहिल डार नाम लेके बता रहा हूँ, उन्होंने बाकायदा मुझे कॉल की। यही यौम तकबीर की एक तकरीब थी जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो की इंतकाल के बाद, उनके कत्ल के बाद एक हुकूमत बनाई, कौमी हुकूमत बनी और इनके उस वक्त भी ऐसे ही ताल्लुकात थे जो आज नज़र आते हैं। तो अच्छा, यौम तकबीर हमेशा मुस्लिम लीग नून मुनक्किद करती है, तो वहाँ उस वक्त क्योंकि ताल्लुकात थे तो पीपल्स पार्टी के लोगों को भी बुलवाया। मगर जब वो इस मीडिया पर तकरीर चली जिसके आज ये छपा है कि 65 लोग तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए 60 में से, उस वक्त इनके रिपोर्टर ने खबर ये चलाई कि पीपल्स पार्टी ने यौम तकबीर मनाया और मुस्लिम लीग नून के लोगों ने शिरकत की, जबकि इनेकाद किया था मुस्लिम लीग नून ने
اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے شرکت کی تھی. تو مجھے رویل ڈان نے فون کر کے کہا کہ آفاق بھائی یہ آپ کے دوست ہیں اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا میڈیا ہے, آپ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں مسکرا کے چپ ہو گیا. آج اسی مسلم لیگ نون کے حق میں اسی میڈیا کا ایک رپورٹر, میں اس میڈیا کی ایک قصے سناؤں نا, کہ عید کا چاند بھی جو ہے یہ میڈیا کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا تھا یہاں. تو سوچئے پاکستان میں کیا حال ہوگا ان کا. ایک لمبی تفصیل ہے, اسی لیے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. حال یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ کل کراچی میں پولیس نے ایک گھر میں چھاپا مارا, 16 لاکھ روپے کا چیک کہتے ہیں باؤنس ہوا تھا. اس نے کود کر جب چھاپا پڑا تو گھر کی چھت سے کود کر خودکشی کر لی. عام آدمی کسی کا 16 لاکھ روپے کا کوئی چیک کھا جائے تو جس نے کھایا اس کے گھر پہ چھاپا پڑ سکتا ہے. یہ تعلقات ہوتے ہیں, اشرافیہ کا کوئی چکر ہوگا, کہیں سے فون آیا ہوگا. ایک ایک کر کے اگر میں آپ کو واقعات سناؤں نا کہ کتنے لوگ گزشتہ 3 روز میں مارے گئے. آپ نے سنا ہوگا شہباز شریف کا آتے پولیس مقابلے پنجاب میں شروع ہو گئے کہ ملزم کو ریکوری کے لیے کہیں لے کر جا رہے تھے, اس کے ساتھیوں نے حملہ کیا گجرانوالہ میں. کوئی مشہور بتایا کہ بہت بڑا ڈکیت تھا, اور جب لے کے جائے تو اس کے ساتھیوں نے پولیس پارٹی پر حملہ کر دیا رہائی کے لیے. تو صرف ملزم مارا گیا, پولیس میں سے کسی کو کوئی آنچ نہیں آئی, کوئی کھریچ نہیں آئی, اور فائرنگ کرنے والے جو اس کے ساتھی آئے تھے وہ فرار ہو گئے. مطلب ایک اکیلا آدمی ہجوم میں پولیس کے مارا گیا اور مارنے والے چلے گئے. سب کو صاف نظر آ رہا ہے کہ صاف کر دیا گیا. اس طرح کے درجنوں واقعات ہیں. اگر میں کر کے دکھاؤں کہ کراچی میں ایک شہری کو گولی مار دی گئی, اسلحہ بھی اس کا دکھا دیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ کل کہیں پنجاب میں کسی جگہ موٹر سائیکل کے پاس کھڑا تھا, لوگوں نے پکڑ کے مار ڈالا, شک میں مار ڈالا, کیونکہ امن و امان کا جو تحفظ ہے, جو حکومت کی گورننس ہے وہ تو ختم ہو چکی نا, آپس کی سیاسی لڑائیوں میں لگے ہوئے ہیں. آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ آپ سے کل دوسرے ویڈیو میں گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.